एक, स्वत्व जागरण सेल्फ अवेकनिंग की भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक भूमिका समझाइए। उत्तर, स्वत्व जागरण भारतीय राजनीति का वह चरण है जब भारतीय समाज ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए जागरूकता हासिल की। ये ब्रिटिश शासन के विरोध और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से हुआ। 19वीं और 20वीं सदी में यह आंदोलन विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों जैसे कांग्रेस और सामाजिक सुधार आंदोलनों के रूप में सामने आया। इसने भारतीय जनता को राजनीतिक भागीदारी और स्वायत्तता की दिशा में प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। 2. स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक आयामों पर चर्चा कीजिए। उत्तर, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र का सामाजिक आयाम सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित है। संविधान ने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए नीतियां बनाई। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं के माध्यम से सामाजिक समानता बढ़ाने का प्रयास हुआ। इसके अलावा महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। 3. स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के आर्थिक आयामों का वर्णन कीजिए। उत्तर, आर्थिक आयाम में स्वतंत्र भारत ने विकास और वितरण में संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दिया। भूमि सुधार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं आर्थिक समानता और गरीबी उन्मूलन के लिए लागू की गई। उदारीकरण के बाद बाजार अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी। सामाजिक आर्थिक नीतियों का उद्देश्य लोकतंत्र में आर्थिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करना और विकास को समावेशी बनाना है। 4. राजनीतिक दल और भारत में दलीय व्यवस्था की भूमिका समझाइए। उत्तर, राजनीतिक दल लोकतंत्र के मूल स्तंभ हैं। वे नीतियां बनाते हैं, जनादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार के कार्यों में जिम्मेदारी तय करते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल दोनों शामिल हैं। दल चुनावों में प्रतिस्पर्धा, गठबंधन राजनीति और जनप्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हैं। ये व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता और जनसंवाद के लिए महत्वपूर्ण है। 5. गठबंधन की राजनीति कोalition पॉलिटिक्स के कारण और प्रभाव बताएं। उत्तर, गठबंधन की राजनीति मुख्य रूप से बहुदलीयता, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती शक्ति और चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण होती है। इससे सरकारें आमतौर पर बहुपक्षीय होती हैं। प्रभाव में निर्णय लेने में समझौता और स्थिरता की कमी हो सकती है। हालांकि यह विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों को प्रतिनिधित्व देता है और लोकतांत्रिक समावेशिता को बढ़ाता है। 6. 73वें और 74वें संविधान संशोधन का उद्देश्य और महत्व समझाइए। उत्तर, 73वें और 74वें संशोधन स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने के लिए लाए गए। 73वां संशोधन पंचायतों को अधिकार और जिम्मेदारी देता है, जबकि 74वां शहरी स्थानीय निकायों को स्वायत्त बनाता है। ये संशोधन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करते हैं, ग्रामीण और शहरी जनता को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करते हैं और शासन की पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाते हैं। 7. मतदान व्यवहार वोटिंग बिहेवियर के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर, मतदान व्यवहार प्रभावित होता है जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र और राजनीतिक चेतना से। इसके अलावा पार्टी की छवि, उम्मीदवार की लोकप्रियता, अर्थव्यवस्था की स्थिति और मीडिया का प्रभाव भी निर्णायक होते हैं। इन तत्वों से ये तय होता है कि कोई व्यक्ति किस दल या उम्मीदवार को वोट देगा। भारत में बहुजातीय और बहुधार्मिक समाज के कारण ये कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। 8. चुनावी सुधारों की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, चुनावी सुधारों की आवश्यकता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। इसमें वोटिंग प्रणाली, उम्मीदवार योग्यता, वित्तीय पारदर्शिता और राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र में सुधार शामिल हैं। इससे मतदाता विश्वास बढ़ता है, भ्रष्टाचार कम होता है और लोकतंत्र सुदृढ़ बनता है। विशेष रूप से भारत में मतदाता आधार बढ़ने और बहुदलीयता के कारण सुधार अत्यंत आवश्यक हैं। 9. धर्म और राजनीति के बीच भारतीय संदर्भ में संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत में धर्म और राजनीति का अंतरंग संबंध है। धर्म सामाजिक पहचान और राजनीति में मतदाता आधार का निर्धारण करता है।
धार्मिक बहुलता और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा राजनीतिक दलों की नीतियों और चुनावी रणनीति में शामिल होती है। धर्मनिरपेक्षता का मूल उद्देश्य राज्य और धर्म के पृथक्करण के माध्यम से सभी धार्मिक समुदायों को समान अधिकार प्रदान करना है। 10. धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म पर बहस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर: धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है राज्य और धर्म का पृथक्करण और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। भारत में ये बहस विवादास्पद रही है क्योंकि राजनीतिक दल कभी कभी धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति करते हैं। संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को मौलिक अधिकार और नीति के रूप में शामिल किया। इसका उद्देश्य सामाजिक समरसता, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना है। 11. जातिवाद और राष्ट्रीय एकीकरण के बीच संबंध समझाइए। उत्तर: जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। ये सामाजिक विभाजन, राजनीतिक असंतोष और संसाधनों के असमान वितरण का कारण बनता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जातिगत समीकरण राजनीतिक निर्णयों और चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। जातिवाद के कारण विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों का असमान लाभ होता है, जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। 12. क्षेत्रवाद और भाषावाद के कारण राष्ट्रीय एकीकरण पर प्रभाव बताइए। उत्तर: क्षेत्रवाद और भाषावाद से विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूहों में प्राथमिकताएं और हित संघर्ष पैदा होते हैं। ये केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, असमान विकास और सांस्कृतिक मतभेदों का कारण बनता है। हालांकि संविधान और नीति निर्माण के माध्यम से इन मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समान विकास, भाषा नीति और सांस्कृतिक समावेशिता महत्वपूर्ण हैं। 13. आतंकवाद और नक्सलवाद से भारत में राष्ट्रीय एकता को खतरा क्यों है? उत्तर: आतंकवाद और नक्सलवाद हिंसा, भय और अस्थिरता फैलाकर समाज और प्रशासन को कमजोर करते हैं। ये मुद्दे शिक्षा, विकास और कानून के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं। राजनीतिक स्थिरता प्रभावित होती है और राष्ट्रीय एकता पर संकट आता है। समाधान के लिए सुरक्षा उपाय, विकास कार्यक्रम और सामाजिक समावेशिता आवश्यक हैं। 14. अनेकता में एकता का महत्व बताइए। उत्तर: भारत बहुजातीय, बहुभाषीय और बहुधार्मिक देश है। अनेकता में एकता का अर्थ है विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीय पहचान बनाए रखना। ये लोकतंत्र की मजबूती, सामाजिक समरसता और राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। संविधान, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके माध्यम हैं। अनेकता में एकता के बिना राष्ट्रीय विकास और स्थायित्व असंभव है। 15. प्राचीन काल से वर्तमान तक भारत की राष्ट्र अवधारणा का संक्षिप्त विवरण दें। उत्तर: प्राचीन भारत में भूमि और संस्कृति के आधार पर सामुदायिक पहचान थी। वैदिक काल में राजतांत्रिक और सांस्कृतिक विचार विकसित हुए। मध्यकाल में क्षेत्रीय और सामंती पहचान प्रमुख हुई। आधुनिक काल में स्वतंत्रता संग्राम और संविधान ने भारत को राजनीतिक और सामाजिक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया। आज ये लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक अधिकारों पर आधारित राष्ट्र है। 16. महात्मा गांधी की राष्ट्र अवधारणा का वर्णन कीजिए। उत्तर: गांधी जी के अनुसार राष्ट्र केवल भूभाग नहीं, बल्कि इसके नागरिकों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। स्वराज और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित उनका विचार था कि राष्ट्र का विकास स्वावलंबी और नैतिक नागरिकों के माध्यम से संभव है। उन्होंने ग्राम स्वराज, समानता और सामाजिक न्याय को राष्ट्र की नींव माना। 17. जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्र अवधारणा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर: नेहरू ने राष्ट्र को आधुनिक, वैज्ञानिक और समावेशी दृष्टि से देखा। उन्होंने औद्योगिकीकरण, शिक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। उनके विचार में भारतीय राष्ट्र की पहचान विविधता में एकता, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित थी। 18. वीर सावरकर की राष्ट्र अवधारणा को समझाइए। उत्तर: वीर सावरकर के अनुसार राष्ट्र का आधार नस्ल और संस्कृति है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा दी और भारतीय राष्ट्र की पहचान को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जोड़कर देखा। उनका दृष्टिकोण राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता पर आधारित था। 19.
माधव सदाशिव गोलवलकर, श्री गुरुजी की राष्ट्र अवधारणा का वर्णन कीजिए। उत्तर, गोलवलकर के अनुसार राष्ट्र का आधार सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों में निहित है। उन्होंने भारतीय राष्ट्र को हिंदू संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्रीयता के आधार पर परिभाषित किया। उनका विचार था कि राष्ट्रीय एकता और शक्ति सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और सामाजिक अनुशासन आवश्यक हैं। 20. दत्तोपंत ठेंगड़ी की राष्ट्र अवधारणा और योगदान बताएं। उत्तर, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भारतीय राष्ट्र को सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक स्वराज के दृष्टिकोण से परिभाषित किया। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उनके दृष्टिकोण में राष्ट्र निर्माण में सामूहिक प्रयास, न्याय और समान अवसर महत्वपूर्ण थे। यह आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक राष्ट्र के विचार से मेल खाता है।